बीआरएस राजनीति में आने के कारण लिया। मुझे ऑफर हुआ था कि 2009 में आपको विधायक के लिए टिकट दी जा सकती है अगर आप नौकरी छोड़ दें तो, और मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया था क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ थी और हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग थे। हम इस तरह की बात सोच भी नहीं सकते थे जो राव साहब ने हमें दी। मतलब उन्होंने पहले आपके अंदर जगाई कि राजनीति में आओ, विधायक बनो, या आपकी भी पहले कभी ऐसी सोच थी? उनकी तरफ से ये है। हमारे और उनकी सोच का अंतर है। वो हर कार्य को मैं और हम कहते हैं कि सामूहिक रूप से सरकार ने, हमारी सरकार ने करी। जहाँ तक पानी का संबंध है जी, पानी के अंदर सबसे ज्यादा योगदान मेरा रहा है। आपने एक बात कही आपके एक पॉडकास्ट में कि अभय सिंह यादव ध्यान रखता है कि कौन सा काम कहाँ होने वाला है और वहां जाके फोटो खिंचवा के डाल देता है और श्रेय लेने की कोशिश करता है। ये मैं नहीं कहता, ये पब्लिक कहती है। ये आप आम पब्लिक से ही पूछ सकते हैं। आम पब्लिक में धारणा है कि चाहे काम कहीं का है, दूसरे हल्के का है, दूसरी स्टेट का है, और कुछ लोगों ने सरकार से मिलकर इस प्रकार के प्रयास किए। उनको राव तुलाराम के नाम से कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह सकता क्या दिक्कत थी, लेकिन अब तो यही कहा जाएगा कि उनको उनके नाम से दिक्कत थी और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिलकर ऐसा कार्य करवाया। अब तीसरी बार से विधायक हैं, नसीबपुर आपके क्षेत्र में आता है और शहीदी स्मारक बना हुआ है, तो क्या नसीबपुर के नसीब में नहीं है कि वो शहीदी स्मारक का जीर्णोद्धार हो, वो अच्छे तरीके से बने? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी चंडीगढ़ में मौजूद हूं और विधायक जी के कार्यालय में हूं और बहुत सी बातें इनके बारे में आपने सुनी होंगी। हाल ही में किसी के द्वारा वीडियो बनाया गया, इनके जवाब दिए गए इनके सवालों के, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कौन है ओम प्रकाश यादव, जिसके पीछे लगाया जाता है एडीओ, जिसे एडीओ के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में अगर बात करें, 3 बार लगातार विधायक रहे हैं। जब से भाजपा सरकार आई है तब से ये विधायक हैं और उसके बाद लगातार इनका काम चल रहा है। नारनौल में कितने विकास हुए हैं इन 3 योजनाओं में, जो तीसरी योजना चल रही है, उसके बारे में गहनता से इनसे बातचीत करेंगे। नारनौल से लेके चंडीगढ़, लेकिन किसी ने कहा था सिर्फ नारनौल से दिल्ली के चक्कर लगते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अभी हम चंडीगढ़ में हैं और विधायक जी का कार्यालय भी यही है और यहीं बैठ के हम बातचीत कर रहे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16 में। धन्यवाद। तो कैसे हैं आप? बहुत ठीक। अच्छा, सबसे पहला एक छोटा सा सवाल है, आपके नाम के पीछे एडीओ लगाया जाता है, ओम प्रकाश भी नहीं कहते, लोग कहते हैं एडीओ आ गए, तो एडीओ का क्या मतलब है? कोई किसी पद पर रहे हैं या किस प्रकार से, क्या है? मैं कृषि विभाग में नौकरी करता था और वो मेरा पद जो है जी, वो एडीओ था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा जी। तो लोग मुझे ज्यादा एडीओ के नाम से जानते हैं और यहाँ तक भी है कि अगर कोई बगैर नाम लिए ऐसा कोई जिक्र कर दे कि मैं एडीओ से बात कर रहा था, एडीओ ने ऐसा कहा जी, तो लोग सबका अंदाजा लगाते हैं ओम प्रकाश एडीओ। बिल्कुल। तो मतलब पुरानी पहचान है ये, हमारी पुरानी पहचान। अच्छा, पुरानी पहचान है, उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जाने ओम प्रकाश यादव जो एडीओ है, उनका गाँव कौन सा है? मेरा गाँव बजाड़ है। बजाड़। अच्छा, छोटे थे, माता पिता क्या करते थे? मेरे पिताजी भी अध्यापक थे और हम गांव में रहने वाले किसान थे। गांव में रहते थे, बजाड़ में? बजाड़। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? हम 6 बहन भाई। अच्छा जी। तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई? गांव से ही हुई? गांव से। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए? हायर एजुकेशन के लिए हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा, मतलब शौक वही था एग्रीकल्चर का ही? वहां से हमने बीएससी की। एग्रीकल्चर में ही जाना था, ऐसा ही लगा लो। अच्छा, कभी एग्रीकल्चर में जाने से पहले और पढ़ाई, जब आप प्राथमिक शिक्षा ले रहे थे गांव में या नारनौल के आसपास, उस समय क्या आपका रुझान था एग्रीकल्चर की तरफ? हमारा ध्यान था कि हम पढ़ लिख कर नौकरी लगे और नौकरी के अंदर कृषि विभाग और कृषि की योग्यता रखने वाले ग्रेजुएट्स के लिए उस समय नौकरी के अच्छे स्कोप थे जी, इसलिए हमने एग्रीकल्चर फील्ड को चुना।
अच्छा, उसके बाद अगर बात करें राजनीति में आप आए, उससे पहले आपने लगभग कितने साल तक नौकरी की एडीओ के पद पे या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में? हमने एडीओ के पद पर 33 साल तक नौकरी की। लंबा समय दिया। हाँ। अच्छा, जब सेवानिवृत्त हुए या आपने नौकरी छोड़ी? मैंने वीआरएस ली। वीआरएस लिया था। तो वीआरएस राजनीति में आने के कारण लिया या कोई और कारण था? वीआरएस राजनीति में आने के कारण लिया। मुझे ऑफर हुआ था कि 2009 में आपको विधायक के लिए टिकट दी जा सकती है अगर आप नौकरी छोड़ दें तो, और मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया था। तो ये किसी पार्टी की तरफ से ऑफर था या किसी नेता की तरफ से था? उस समय राव इंद्रजीत सिंह जी की तरफ से मेरे पास। अच्छा, शायद उस समय वो कांग्रेस में होते थे। हाँ, उसमें कांग्रेस में थे। तो आप तैयार थे कांग्रेस की टिकट पे लड़ने के लिए? मैं तो राव साहब की टिकट पर लड़ने के लिए तैयार था, वो जिससे भी देते। मतलब वो जहाँ कहते हो आप वहाँ खड़े होके लड़ने को तैयार थे? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आप क्या 9 में आपने आपको टिकट मिली, चुनाव लड़ा आपने? 2009 में मुझे टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने वीआरएस ले लिया था। वीआरएस ले लिया था, फिर उसका कहीं अफसोस हुआ कि मैंने ले लिया टिकट की कह दी लेकिन टिकट भी नहीं मिली? जब कोई काम करने चलते हैं तो उसका अफसोस किस बात का होता है? मन में कभी ऐसी गलानी महसूस नहीं हुई? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, फिर उस समय आप जो बता रहे हैं राविंदर जी कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में आए, तो आपने 2014 में आपको टिकट मिली? हाँ, जैसे ही राव साहब बीजेपी में आए तो हम उनके फॉलोअर रहे हैं, उनके सहयोगी रहे हैं, उनके अनुयायी रहे हैं। हम सबसे ही बीजेपी के हो गए, जिधर वो उधर आप। अच्छा, फिर टिकट की बातचीत फिर से हुई होगी, आपने बात की होगी कि राव साहब आपकी बात से टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, 2014 में हमने कभी इस बात की चेष्टा नहीं की। सिर्फ इस बात के भरोसे रहे कि अगर हमारे नेता के हाथ में होगा तो हमें हक मिलेगा, हमारा नाम पहले होगा, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। नहीं होता तो कोई अफसोस नहीं, हो गया तो कोई ज्यादा खुशी नहीं। मन में कोई संकोच नहीं था? कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं था, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज थी और हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग थे। हम इस तरह की बात सोच भी नहीं सकते थे जो राव साहब ने हमें दी। मतलब उन्होंने पहले आपके अंदर जगाई कि राजनीति में आओ, विधायक बनो, या आपकी भी पहले कभी ऐसी सोच थी? उनकी तरफ से ये पहल थी। अच्छा, नौकरी के दौरान कैसे आप उनके संपर्क में आए? हम इलाके के रहने वाले लोग हैं, नौकरी भी करते थे, और उनके क्योंकि वो एक ऐसा परिवार है जो हमेशा इलाके की बहबूदी के लिए काम किया है और आज भी कर रहे हैं जी। तो इस बात को सारा इलाका पसंद करता है, उनकी राजनीतिक प्रक्रिया को, और हम भी उसमें से एक थे। अच्छा, लगातार 3 बार आपको टिकट मिली और लगातार तीनों बार आप विधायक बने, बीच में एक बार मंत्री भी बने। ये तो लोगों की अपनी सोच या उनका प्यार। हमने जो काम किए उन कामों को देखकर लोगों ने हमें तीसरी बार विधायक बनाया और हमेशा जीत का अंतर बढ़ाया। पहले बढ़ता चला गया, 4,500 से जिताया पब्लिक ने, हमारे काम को देखा तो 15,000 से जिताया, तिबारा हमारे काम को देखकर और बढ़ाकर 17,000 कुछ वोटों से जिताया। अच्छा, एक सवाल थोड़ा अलग है कि जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ में कद्दावर नेता कहे जाते हैं रामविलास शर्मा जी, पार्टी ने उनकी टिकट काट दी और अपने आप में बड़ा कद था। लोग कह रहे थे कि अब की बार आपकी टिकट भी कट सकती थी, तो इसके पीछे क्या रहस्य है कि आपकी टिकट नहीं? देखिए, ये तो पार्टी के लेवल की बात है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो इस बात को जानता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रामविलास शर्मा जी एक बहुत बड़े कद के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले जो नेता हैं उनमें से वो भी एक है जी, और बड़े कदावर नेता है। टिकट देकर एमएलए बनाना है या किसी और ऊंची जगह पर ले जाना है, ये पार्टी का अपना फैसला है और ये पार्टी जाने। जब तीसरी बार लगभग 11 साल पूरे हो चुके हैं आपके
विधायक और मंत्री भी बीच में आप रहे, तो नारनौल और आसपास के क्षेत्र में ऐसा क्या विकास कार्य, कोई बड़े काम जो आपके समय में हुए या आपने करवाए, आपके प्रयासों से हुए? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी, एक तरह से बहुत व्यापक रूप से हमारे दक्षिणी हरियाणा का विकास हुआ है, और उसके अंदर एक प्रतिनिधि के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते एक हल्के से हम भी उसके अंदर हिस्सा रहे हैं। जी, और हमने बहुत बड़ा बदलाव अपने क्षेत्र के अंदर किया है, जहाँ पानी, भूमिगत जल स्तर एकदम बहुत नीचे चला गया था। जी, हमारे किसान का ट्यूबवेल फेल हो गया था, हमने पानी की व्यवस्था की है। डार्क जोन में चला गया था पूरा एरिया। बिल्कुल पूरा एरिया डार्क जोन में था। हमने पानी की व्यवस्था की, हमने सड़कों की व्यवस्था की, हमने बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ किया, हमने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अनेकों कार्य किए, और इस प्रकार से जो विकास हुआ है उसी का रिजल्ट है कि पब्लिक ने हमें तीसरी बार भी पहले से ज़्यादा अंतर से जिता कर भेजा। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे ये जो ग्राफ आपका और अब की बार, अगली बार और अच्छा बढ़े। लेकिन आपने बीच में दो बातें बताई कि भाई आपने विकास के मामले में बहुत से काम किए। सबसे पहले आपने डार्क जोन पानी का नाम लिया। बिल्कुल। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं, या अभय सिंह यादव जी जो सिंचाई मंत्री भी रहे हैं और नागा चौधरी से विधायक भी रहे हैं, अब की बार वो हार गए। वो कहते हैं कि पानी मैं लेके आया। ये बात तो पब्लिक फैसला करती है इस बात का, और पब्लिक जानती है। जी, पहली बात तो मैं पूछ लूंगा, आप मेरी लड़ाई तो नहीं करवाना चाहते? नहीं, मैं लड़ाई नहीं करवाना चाहता हूँ। आपका एक पॉडकास्ट उन्होंने देखा, उसका रिप्लाई मैं देख रहा था, तो अगर आप देना चाहें, आपकी मर्जी है, तो आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा भी उनके जो जवाब में कुछ और सवाल बने हैं मेरे पास, वो भी हैं, अगर आप देना चाहें जवाब। देखिए, हमारे और उनकी सोच का अंतर है। वो हर कार्य को मैं, और हम कहते हैं कि सामूहिक रूप से सरकार ने, हमारी सरकार ने कार्य किया। जहाँ तक पानी का संबंध है, जी, पानी के अंदर सबसे ज्यादा योगदान मेरा रहा है। मैं पहले कह चुका हूँ क्लियर कट कि ये सरकार की पॉलिसी होती है, सरकार का काम है। लेकिन जब डॉक्टर अभय सिंह जी ये कहते हैं मैं, तो मुझे ये बताएं कि जब ITI मैदान में हमने 143 करोड़ रुपए की सिंचाई विभाग की घोषणा करवाई, जिससे हमारे सारे पंप हाउसेज नए हों, उनमें सुधार हो, सारी हमारी नहरों की लाइनिंग हो, इसके लिए हमने 143 करोड़ रुपए की घोषणा कराई। बिल्कुल करवाई थी। तो ये मेरे क्षेत्र के अंदर ही क्यों हुई? अगर मेरा योगदान नहीं था, बिल्कुल, तो मेरे जगह मेरे हल्के में आकर मुख्यमंत्री जी ने क्यों किया? सही बात है। एक बात। दूसरा, सरकार के अंदर ये एक निश्चित सी बात है, एक प्रक्रिया है। जी, जो व्यक्ति जो काम करता है, उसका जो पत्थर लगता है इनॉग्रेशन का, जी, 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 उसके ऊपर उस व्यक्ति का नाम आता है। वो 143 करोड़ रुपए की घोषणा हमने कराई, जिससे हमारे पूरे नहरी सिस्टम का पुनर्जीवन हुआ। उसके ऊपर डॉक्टर अभय सिंह जी का नाम क्यों नहीं? मोटी सी बात है। उसके ऊपर मेरा ही नाम क्यों है? किसी और विधायक का नाम क्यों नहीं? आपकी ITI ग्राउंड में इसका नामकरण हुआ। नारनौल की हमारी ITI ग्राउंड के अंदर मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने इसकी घोषणा की। बिल्कुल, वो इसलिए था कि प्रोजेक्ट हमने तैयार करवाया, और हमने तैयार करवाया तो जो लोग, जिसका श्रेय होता है, सरकार उसी का नाम लिखती है। ये एक मोटा सा उदाहरण है। देखो, मैं लड़ाई नहीं करवाना चाहता। बाकी मैं कहता हूँ कि ये सरकार की पॉलिसी होती है, सरकार का सामूहिक कार्य होता है। लेकिन ग्राउंड पे तो जनप्रतिनिधि करवाता है। जब कोई व्यक्ति मैं करे, तो उसके जवाब में मैं ये बात कह रहा हूँ कि सरकार हमेशा जो पत्थर लगाती है, उस व्यक्ति का नाम लिखती है जिसका उसके अंदर क्रेडिट होता है, जिसका योगदान होता है। मतलब आपका नाम है और आपका क्रेडिट है, ये उस पत्थर से साबित है। अच्छा, अभी आपका कोई पॉडकास्ट उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ जवाब दिए, और मेरी भी उनसे बातचीत हुई थी तब पानी को लेके। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारा एक स्टडी ग्रुप बनाया गया था, जिस समय वो भी विधायक होते थे,
और उसमें आप लोग शामिल थे, और वो कह रहे हैं कि मैंने उनको फोन किया आपको और आप साथ नहीं आ पाए। ये कोई बातें नहीं होती। स्टडी ग्रुप बनाया गया, स्टडी ग्रुप में हमने काम किया, लेकिन एक बार दौरे पर कहीं जाना था भाखड़ा की तरफ, मैं वहां नहीं जा सका। वो कह रहे हैं उसके बाद जब रिपोर्ट बना दी उसको सबमिट करना था, हम काम में तो लगे हुए थे, हम काम में प्रोजेक्ट तैयार करवा रहे थे, हम सारी बातें कर रहे थे और ये सबका सामूहिक काम था। लेकिन जब कोई व्यक्ति विशेष केवल मैं और मैं की बात करे, उसके जवाब में मैंने कहा है कि सरकार जो इनॉग्रेशन करती है, इस प्रकार का कार्यक्रम करती है, उस पत्थर पर उन्हीं लोगों के नाम होते हैं जिनका योगदान होता है, जिनकी अहम भूमिका होती है। तो 143 करोड़ रुपए हमने सरकार से सैंक्शन कराए, जिसके फलस्वरूप हमारी सारी नहरों का पुनर्जीवन हुआ जी और सुधार हुआ, पानी टेल तक पहुंचा उस सुधार के कारण जी। तो उस पत्थर पर उन सब लोगों के नाम है जिनका योगदान है। तो माननीय डॉक्टर अभय सिंह जी का नाम क्यों नहीं उस पर? ये पत्थर आप देख सकते हैं, वहां लगा हुआ है सिंचाई विभाग, तो उस पत्थर भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, अगर आप कहें, मैं आपसे कुछ सवाल ऐसे करना चाहता हूं जो आपके जवाब थे, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया और फिर वो सवाल बनते हैं आपसे। एक सवाल तो यही है कि मेडिकल कॉलेज जो कोरियावास में आया, उसको कौन लेके आया? बहुत से लोग कहते हैं मैं लाया, लेकिन आप उस समय विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे, आप भी शामिल थे। तो अगर मेन बात करें, लोगों तक ये बात पहुंचे कि भाई कोरियावास मेडिकल कॉलेज कैसे यहाँ पे स्थापित हुआ। कोरियावास, ये तो मैंने उनकी रील सुनी है डॉक्टर अभय सिंह की जी। वो खुद मान रहे हैं कि ओम प्रकाश जी का सहयोग इसके अंदर मेरे साथ रहा है, तो सरकार का सहयोग होता है। हम तो ये बात कहते हैं, जो उसमें शामिल नहीं थे हम तो उनको भी योगदान देते हैं, लेकिन खुद वो कोरियावास गांव के लोगों के पास गए, ये कहा कि आप ओम प्रकाश जी को मनाओ और सहयोग करें, और हमारे सहयोग से संभव हुआ, ऐसा वो मानते भी हैं। वो मानते हैं। अच्छा, आपने एक बात कही आपके एक पॉडकास्ट में कि अभय सिंह यादव ध्यान रखता है कि कौन सा काम कहाँ होने वाला है, और वहां जाके फोटो खिंचवा के डाल देता है और श्रेय लेने की कोशिश करता है। ये मैं नहीं कहता, ये पब्लिक कहती, ये आप आम पब्लिक से ही पूछ सकते हैं। आम पब्लिक में धारणा है कि चाहे काम कहीं का है, दूसरे हल्के का है, दूसरी स्टेट का है, और स्टेट में भी, दूसरे स्टेट में भी पहुंच गए, दूसरी स्टेट में भी उन्होंने खुद कहा है, वो राजस्थान का, कि वो भी मेरा कहीं योगदान था। मुझे किसी अधिकारी ने बताया कि ये रोड बन जाए तो बहुत अच्छा। मुझे भी बचपन के अंदर किसी अध्यापक ने बताया था कि एक ऐसा सैटेलाइट बन जाए तो हम चांद पर जा सकते हैं। अच्छा जी। उसके बाद सैटेलाइट बने भी और लोग चांद पर भी गए। तो क्या मैं कहने लग जाऊं कि मेरे को एक अध्यापक ने बता दिया था कि ऐसा सैटेलाइट बन जाए तो हम चांद पर जा सकते हैं? श्रेय लेने की बात है सर। श्रेय लेने की बात है। ये श्रेय उन वैज्ञानिकों को जाना चाहिए, उस समय की सरकार को जाना चाहिए जिन्होंने काम किया। राजस्थान में सड़क बनी थी, वहाँ की सरकार को जाना चाहिए, और जब बने जब वहाँ के अधिकारियों को जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि मेरे को किसी ने बताया था, मैंने इसलिए कह दिया था। तो क्या कोई व्यक्ति कह दे कि मेरे को किसी मास्टर ने बता दिया था कि सैटेलाइट बन जाए तो हम चांद पर जा सकते हैं, तो वो श्रेय मेरा हो जाएगा? बिल्कुल, आपकी बात सही है। अच्छा, आपने कहा था अभय सिंह यादव मेडिकल कॉलेज को लेकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं आपके एक पॉडकास्ट में। सिर्फ अभय सिंह यादव ही कर रहे हैं या कोई और भी इस कंट्रोवर्सी में शामिल? मैंने ये नहीं कहा था कि कॉलेज को लेकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, मैंने कहा था कॉलेज के नामकरण को लेकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं जी। जब कॉलेज का शिलान्यास हुआ तो मैंने वहाँ इस बात की मांग की थी कि ये राव तुलाराम की कर्म स्थली के अंदर कॉलेज बन रहा है जी, शिलान्यास हो रहा है, आने वाले समय में इस कॉलेज का नामकरण राव तुलाराम के नाम से होना चाहिए। ये जब शिलान्यास हुआ उसी समय कहा था? उस समय मैंने मांग की थी जी। तो मेरा कहना तो ये है कि अगर इन सब लोगों की नीयत साफ थी तो क्यों नहीं समर्थन किया उसको, या फिर ये कहते कि हमारी नीयत साफ नहीं थी। मेरा तो इतना कहना है। जब मेडिकल कॉलेज का नामकरण महर्षि चमन ऋषि रखा गया, तब कहा जाता है कि आपने बड़े नेताओं का धन्यवाद किया था और लोगों ने आपका धन्यवाद किया था कि भाई ओम प्रकाश यादव जी एडीओ ने ये नामकरण महर्षि चमन ऋषि करवा दिया।
लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इसका नामकरण राव तुलाराम का होना चाहिए, और आप ये कह रहे हैं कि शिलान्यास के समय भी आपने ऐसा कहा था कि इसका नाम राव तुलाराम के नाम से होना चाहिए। हाँ, हमने कहा था, और इससे आगे जो आप कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं था, ये सम्मान गढ़ंत बात है। लोग कह रहे हैं कि आपकी फोटो भी धन्यवाद करते हुए कि आपकी फेसबुक पे डली हुई है। मान गढ़ंत बात है। अच्छा, ये जो शहीद राव तुलाराम के नाम पे मेडिकल कॉलेज होना है, ये पहले भी इस बारे में बातचीत हो सकती थी या सिर्फ अब राजनीति हो रही है? क्या अब बदलाव हो सकता है इसमें? हम तो शुरू से इस बात की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार का ये फैसला हो गया और कुछ लोगों ने सरकार से मिलकर इस प्रकार के प्रयास किए। उनको राव तुलाराम के नाम से कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह सकता क्या दिक्कत थी, लेकिन अब तो यही कहा जाएगा कि उनको उनके नाम से दिक्कत थी और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिलकर ऐसा कार्य करवाया। अच्छा, अभय सिंह जी ने एक इंटरव्यू में ऐसा भी कहा कि भाई ओम प्रकाश यादव जी दिल्ली और नारनौल के चक्कर लगाते हैं, लेकिन अभय सिंह पूरे हर जगह घूम के काम करवाता है। पहले कह चुका, आप मेरी और डॉक्टर अभय सिंह की लड़ाई, मैं लड़ाई नहीं करवा, सिर्फ उनके सवाल हैं, लोग जानना चाहते हैं। अब डॉक्टर अभय सिंह विधायक नहीं है, बात नहीं है। कोई कंपैरिजन करे तो आप किसी विधायक से करो, किसी मंत्री से करो, किसी सरकार से करो। पूर्व विधायक और हम अगर काम नहीं करते, हम दिल्ली और नारनौल के बीच के चक्कर लगाने में ही रहते, तो इलाके के अंदर ये काम कैसे होते? और काम नहीं होते तो तीसरी बार हमें विधायक कौन बनाता? और विधायक भी बन जाते तो मार्जिन बढ़ा कर क्यों बढ़ाते? हर बार मार्जिन पब्लिक के फैसले हैं, या आप इसके अंदर बार बार जो आदमी आज कुछ भी नहीं है उनके बारे में चर्चा बार बार ना करें। अच्छा, ऐसी बात भी सामने आई थी कि आपके द्वारा कहा गया कि भाई जो तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है वो काम के बल पे बनी है। बिल्कुल कहता हूँ, और हर जगह विकास सरकार की समान योजनाओं के बाद बना है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केवल अपने काम के बलबूते पर बनी। हमारी सरकार 2014 में बनी, मोदी जी के नेतृत्व में। प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर चलने का काम किया है, सबका विश्वास लेने का काम। दक्षिण हरियाणा में बहुत अच्छा विकास अब की बार हुआ, और लोग कहते हैं, और आपके उधर चर्चाएं भी होती हैं, भाई अभय सिंह यादव ने बहुत अपने विधायक और जब मंत्री थे तो काम करवाए, लेकिन वो हार गए। तो आप ही कहते हो, आप ही कह रहे हो, आप ही। मैं नहीं कह रहा जी, लोग कह रहे हैं। आप ही बताओ, लोग कहते हो, लोगों से पूछो। आपके साथ विधायक तो 2 बार रहे हैं, आप ही बताइए। मेरे साथ भी विधायक 2 बार रहे हैं, क्षेत्र के लोगों के साथ ही 50-50 साल से हैं। ये कोई बात थोड़ी है। आप ये बताइए कि अगर बहुत ज्यादा काम हुआ है तो पब्लिक उसी प्रकार का प्यार देती है, पब्लिक उसी प्रकार का रिस्पॉन्स करती है, फिर उनकी सीट हार में क्यों गई? कि आप खुद सोचिए, पब्लिक से पूछिए। पब्लिक से पूछेंगे, चलो आपकी बात सही है। अच्छा, मैं नारनौल में काफी जगह घुमा हूँ पिछले कुछ दिनों में, तो नारनौल में कहीं कहीं विकास की कमी नजर आती। एक तालाब है जल महल के पास, जो पुराने समय में जहां से पानी लेके शिव भगवान को चढ़ाया जाता था, आज वो खंडर सा हो गया है, जिसमें अगर बात करें बहुत बुरा हाल है। पुरानी चीजें हैं, वो कभी टूटे भी, हर चीज की ब्याद होती है। हमारे दादा के सामने जो मकान था वो हमारा मकान जीर्ण शीर्ण हो गया, नया मकान बनाना पड़ गया। 48 करोड़ का बजट पास हुआ था जी अभी पुरानी धरोहर को रिकवर करने के लिए। नारनौल के अंदर 500 साल पुराने तालाब हैं, वो कहीं जीर्ण शीर्ण भी हो गए होंगे, लेकिन चारों तरफ जो विकास हुआ है, एक तरह से नारनौल 2014 से पहले क्या था और आज क्या है। आपके विधायक बनने के बाद उस पे पैसा लग के काम हुआ है, लेकिन उसमें गंदगी का बुरा हाल है। इसका कोई पैमाना नहीं होता, पैमाना पब्लिक होती है। पब्लिक ने हमें तीसरी बार विधायक बनाया और ज्यादा मार्जिन से जिताकर बनाया, इसका मतलब पब्लिक सब बातों को ठीक मानती। अच्छा, अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ दिन पहले, जिसमें आपने बताया था भी 48 करोड़ सरकार ने बजट सैंक्शन किया है जो पुरानी धरोहर है उनको ठीक करवाने के लिए। तो उसमें नारनौल की कौन कौन से शामिल है? हमारे नारनौल में 9 पुराने मोन्यूमेंट हैं जी, जो हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन आते हैं। उसके अंदर बीरबल का छत्ता है जी, जिसको हमने लगभग 90% कार्य करके उसका सुधारीकरण कर दिया गया है, नवीनीकरण। हमारे वहाँ एक
अलीजान की बावड़ी है जी उसके ऊपर हमने 8-9 करोड़ रुपए लगा करके और उसको भी नवीनीकरण कर दिया है। ठीक है सर। हमारे यहाँ एक चोर गुम्बज है जी उसको भी हमने 6 करोड़ रुपए लगाकर उसका नवीनीकरण कर दिया है। वो सर इस बजट से पहले ही हो लिया? इस बजट से पहले ही हो लिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी जो हमने चुनाव लड़ा है उससे पहले लोगों के काम हमने करके दिखा दिए थे। जी और एक पीर तुर्कमान की का स्थान है उसको भी हमने नवीनीकरण कर दिया था। इस प्रकार से 4-5 मोनूमेंट्स को हमने पहले नवीनीकरण कर दिया था और बाकी 4-5 हैं उनके लिए हमने पुरातत्व विभाग से बजट का प्रावधान करवा दिया है जी जिसके अंदर एक मुकंदपुरा की बावड़ी है, जिसके अंदर एक शोभा सागर का तालाब है, उसके लिए भी हमने 6 करोड़ रुपए मंजूर करवा दिए हैं। अभी काम शुरू होने वाला है और इस प्रकार से जो बचे हुए मोनूमेंट है उन सब का हम नवीनीकरण करवाने जा रहे हैं। तो इसके अलावा अभी 4 साल 1 साल हुई है आपकी बात, तीसरी बार आप विधायक बनी है। 4 साल का क्या टारगेट है नारनौल में? अगले 4 साल में क्या बदलाव आएंगे? जैसे पिछले 10 साल में जो कार्य किया है उससे भी ज्यादा काम आने वाले 4 साल में हम करके दिखाएंगे। अच्छा, एक धरना जैसे आपको पता भी है, नाम का मामला भी चल रहा है, कोरियावास में मेडिकल कॉलेज को लेकर चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो विभाग है उसकी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री उनकी बेटी है राव इंद्रजीत सिंह की, उन्हीं का विभाग है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं का जिला है और फिर भी लोग धरने पे बैठे हैं। यही तो बीमारी है। ये कहने वाले लोगों की मानसिकता दुरुस्त नहीं है। ये कहने वाले लोग खुद मानसिक रोग से पीड़ित हैं और वो नहीं चाहते कि इस कॉलेज का नाम राव तुलाराम हो। ऊपर से वो कौन सी होती है गिरगिट वाली बातें दिखाते हैं कि हम राव तुलाराम के नाम पर सहमत हैं, बाकी अंदर से वो नहीं है। और वो दोषारोपण करने का प्रयास करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री पर दोषारोपण करो। असलियत ये है कि लोगों के मन में दर्द है, कोरियास गांव के लोगों के मन में दर्द है, इलाके के लोगों के मन में दर्द है और वो धरने पर बैठे हैं लगातार और प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार ज्ञापन सरकार को दे रहे हैं। इस प्रकार का ये वो अपने मन की जो व्यथा है उसको गा रहे हैं। अच्छा, एक शहीदी दिवस पर कार्यक्रम किया गया था, आप भी वहां पहुंचे थे। एक व्यक्ति ने वहां पर बताया गया कि शक्ति प्रदर्शन करके भारी भीड़ जुटाई गई उस दिन। वो जुटाई होगी किसी ने, हम तो हर साल की बात ही अपने वहाँ शक्ति प्रदर्शन की कोई बात नहीं, वहाँ अपने फूल चढ़ा करके श्रद्धांजलि शहीदों को देकर जी हर साल जाते हैं और हर साल आते हैं। अब तीसरी बार से विधायक हैं, नसीबपुर आपके क्षेत्र में आता है और शहीदी स्मारक बना हुआ है, तो क्या नसीबपुर के नसीब में नहीं है कि वो शहीदी स्मारक का जीर्णोद्धार हो, वो अच्छे तरीके से बने? राव तुलाराम शहीद स्मारक का हम जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि जल्दी ही आने वाले बहुत थोड़े से समय में जी महीने 2 महीने में ही उसका शिलान्यास हो जाएगा। अच्छा, आप पूरी तरह सहमत हैं इस बात से कि भाई ये जो मेडिकल कॉलेज है जिसमें अभी 100 सीटें भी मेडिकल की यहाँ पे MBBS की मिली हैं, उसका नाम बदल कर राव तुलाराम अब भी किया जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं आज भी इस बात का पक्षधर हूँ। इसके पीछे कोई कारण? राव तुलाराम की कर्मस्थली के अंदर ये कॉलेज बड़ा है। 5000 आदमी 1857 की क्रांति के अंदर वहाँ शहीद हुए थे। एक नायक जिसके नेतृत्व में 5000 आदमियों ने अपनी जानें दी, उनकी याद में अगर कॉलेज का नामकरण हो तो हमेशा देशभक्ति के लिए आने वाली पीढ़ी प्रेरित होती रहेगी। और इस प्रकार के नामकरण, इस प्रकार के स्थान वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए ही होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि शहीदों के नाम पर ये कॉलेज का नामकरण राव तुलाराम जी के नाम होना चाहिए। अच्छा, राव तुलाराम जी की जो परिवार है या उनके वंशज कहे जाते हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, जो रेवाड़ी में जिनकी मेन राजधानी कही जाती है, वहां कोई ऐसी नाम अब तक किसी जगह का नहीं हुआ राव तुलाराम के नाम से, तो क्या नारनौल में ही क्यों इस बात की जिद लगाई गई कि भाई यहीं पे हो और सरकार ने कर दिया पहले ही नाम? यह एक बड़ी संस्था बनी है, उनकी कर्मस्थली नारनौल के पास नसीबपुर गांव रही है। ये उनकी कर्मस्थली के 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई संस्था बनी है, तो उसका नामकरण करने में अब हम पीछे की बात करें कि 100 साल पहले क्यों नहीं हुआ, 50 साल पहले क्यों नहीं हुआ,
ये कोई बातें नहीं हुआ करती। तो क्या जो अभी हो गया तो फिर उससे लोग नाखुश होंगे? फिर ये सरकार ने सोच समझ के नहीं किया क्या? इसका जवाब तो आप ही दोगे। तो दोस्तों बहुत से सवाल हमने इनसे किए हैं, बहुत से सवालों के जवाब भी मिले हैं और 11 साल में इन्होंने कहा कि बहुत से विकास कार्य आपके नारनौल में हुए हैं और अगले 4 साल में जो 11 में हुए उससे ज्यादा होने की बात कही है। बहुत सी बातें मैंने पूछी, जो शहीदी स्मारक जो लंबे समय से जिसके ऊपर फुल स्टॉप लगा हुआ था, अब कहा जा रहा है कि अगले 2 महीने में, जी 2 महीने में लगभग हो जाएगा, बिल्कुल 2 महीने में उस पे काम शुरू होगा और आने वाला जो शहीदी दिवस होगा उस पे एक बड़े प्रारूप में वो आपको दिखेगा। तो हमारे साथ नारनौल से तीसरी बार के विधायक ओम प्रकाश यादव, जिन्हें आप एडीओ के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कृषि विभाग में आपको बहुत सी सेवाएं दी हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जाना है और बहुत से सवालों के जो किसी के सवाल थे उनके जवाब भी मिले हैं, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले। वो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में दें कि क्या राय है, मेडिकल कॉलेज को लेके क्या होना चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह जो इनको राजनीति में लेके आए और वो भी चाहते हैं कि इसका नाम राव तुलाराम के नाम से हो, कुछ लोग चाहते हैं कि जो है वही रहे। तो असलियत क्या है उस बारे में आप कमेंट करके लिखें। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया।